हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। जैसा कि हम कल के वीडियोज़ में देख चुके थे कि रिलेशन क्या होता है डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में, जो कि हमारा था E इक्वल टू हमारा क्या था, रिलेशन जो था वो आया था हमारा 2G 1 प्लस 1/m इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2/, ठीक है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये है रिलेशन बिटवीन E, K एंड G, ठीक है। तो ये हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज जो हमें पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो चेंज इन लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म बार, ठीक है। यूनिफॉर्म बार जो होता है उसमें जो लंबाई में परिवर्तन होता है उसको ज्ञात करना हमको, ठीक है। मतलब कि डेल्टा एल की वैल्यू ज्ञात करना है यूनिफॉर्म बार के लिए, ठीक। तो देख लेते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म बार, ठीक है। चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म बार, तो देख लेते हैं क्या होता हमारा इसमें। जो जैसे वी नो दैट यंग्स मॉडुलस E इक्वल टू, जो कि हमारा होता है स्ट्रेस सिग्मा या फिर P अपॉन स्ट्रेन E, ठीक गाइस। तो स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस को हमने पढ़ा था P इक्वल टू F अपॉन A। ये हमारा स्मॉल p होता है, इसको आप याद रखिएगा, P इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है। तो स्ट्रेस के स्थान पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, F अपॉन A लिख सकते हैं। और स्ट्रेन हमने क्या पढ़ा था, E इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। तो स्ट्रेन के स्थान पे डेल्टा L अपॉन L हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एफ एल अपॉन A इंटू E, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। अब हम F अपॉन A को अगर क्या सिग्मा, अगर डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस दिया गया है और हमारा चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ दिया गया है। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हमें क्या करना, यहाँ से हमारा होगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ठीक है। ये कितना हुआ हमारा, E इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल हमारा हुआ। तो यहाँ से हमारा डेल्टा एल हमें ज्ञात करना, ठीक है। चेंज इन लेंथ ज्ञात करना, तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एफ एल अपॉन ए इंटू ई। ये हमारा फार्मूला हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट हमारा स्ट्रेस दिया गया है, यंग मॉडुलस उसका पदार्थ का दिया गया है और लेंथ दी गई है और हमें कहता है कि चेंज इन लेंथ फाइंड कीजिए, तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, एफ अपॉन ई जो होता है, ठीक है। एफ अपॉन ई के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल एल, ठीक है। डेल एल इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा एल अपॉन ई या फिर पी एल अपॉन ई लिख सकते हैं। स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों स्टार मार्क, ठीक है। ये हमारे इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया क्या, चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म बार, ये हमारा हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है
स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, मतलब कि प्रतिबल विकृति आरेख फॉर किसके लिए, माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। सॉरी, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील, ठीक है। मृदु इस्पात के लिए क्या, स्ट्रेस प्रतिबल विकृति आरेख, ये हमारा स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये भी आज के जितने टॉपिक हैं लगभग सभी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे हमारे क्या होता है कि जो तैयारी के क्वेश्चंस होते हैं, तैयारी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी पूछ लिए जाते हैं। आज के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या था। हमारा क्या होता है, एंग मॉडुलस, ठीक है, ई इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन ई होता है। इसको आप याद रखिएगा, एंग मॉडुलस इक्वल टू पी अपॉन, मतलब कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देख लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होता है, स्ट्रेन होता है, ठीक है, और इस पर क्या होता है हमारा, इस पर क्या होता है स्ट्रेस, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा। इसको याद रखने का तरीका एक है, देखिए ये कैसे हम जानेंगे कि स्ट्रेस किस, मतलब कि किस डायरेक्शन में रहेगा, किस एक्सिस पे रहेगा, और स्ट्रेन किस एक्सिस पे रहेगा। तो इसको हम यहाँ से फाइंड करते हैं कि जो हमारा ऊपर है, ठीक है, जो हमारा ऊपर है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में रहेगा, ऊपर वाली एक्सिस पे रहेगा। जो हमारा नीचे है वो नीचे वाली इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बहुत ही आसान पड़ जाता है कि स्ट्रेस कहाँ पे रहेगा और स्ट्रेन कहाँ पे रहेगा इसके लिए। तो हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेस को हमने ऊपर लिख दिया, डिनोट कर दिया, और स्ट्रेन को नीचे डिनोट कर दिया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि डायग्राम हमारा जो माइल्ड स्टील के लिए होता है वो कैसे बनता है, ठीक है। इसका जो डायग्राम बनता है ये कुछ ऐसा बनता है। ये कुछ हमारा कुछ दूरी तक क्या होगा, लीनियर बनेगा, उसके बाद क्या होगा, पैरा थोड़ा सा कर्व हो जाता है, ठीक है। यहीं पे हमारा चेंज होके, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक जहाँ तक लीनियर है इसको हम पॉइंट ए और बी दे देते हैं, और ये जो हमारा होता है पॉइंट, ये हमारा होता है पॉइंट सी, ये जो हमारा होता है डी, ठीक है, ये ई हो गया, एफ हो गया, ये जी हो गया, ठीक है। ये हमारे, ये क्या होगा, लीनियर होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा ए क्या है, बी क्या है, सी डी ई एफ और जी, ये सारे हैं क्या चीज़, ठीक है। तो एक तरफ से हम देखते हैं, पहला जो हमारा ए है, ठीक है, सॉरी, ए को जो हम डिनोट करते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, ठीक है, समानुपाती सीमा, प्रोपोर्शनल लिमिट। और जो बी हमारा होता है ये क्या होता है, इलास्टिक लिमिट, ठीक है, प्रत्यास्थता सीमा, प्रत्यास्थता सीमा, मतलब कि इलास्टिक लिमिट। सी जो इसमें हमारा है ये क्या है,
हायर, हिंदी लिख देते हैं, उच्च पराभव बिंदु, पराभव बिंदु, हायर यील्ड पॉइंट, ठीक है। डी जो हमारा है वो होता है निम्न पराभव बिंदु, मतलब कि लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। और जो ई हमारे इसमें ई जो दिख रहा है, ठीक है, सॉरी एक चीज़ और हमारे इसमें आता है कि जो हमारा सी से डी तक, ठीक है, ये जो हमारा है सी से डी तक, ये जो सी से डी तक हमारी है लाइन, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं यील्ड रेंज। सी से डी को क्या बोल देते हैं पराभव, परास, ठीक है। परास मतलब क्या होता है, यील्ड रेंज। और जो ई हमारा होता है, ठीक है, वो जो ई पॉइंट आपको दिख रहा है, ई क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, ठीक है। जहाँ तक हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस होता है कोई माइल्ड स्टील में, उसको हम मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट ई से वहाँ पे डिनोट करते हैं। मतलब कि यहाँ तक हमारा स्ट्रेस जनरेट होगा, इसके बाद स्ट्रेस जनरेट इसमें नहीं होगा, जो हमारा माइल्ड स्टील होता है। उसके बाद क्या होता है, एफ जो होता है हमारा, एफ हमारा भंजक बिंदु या फिर कह सकते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट इसको हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे हो गए ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ये इतने हमारे पॉइंट इसमें आपको दिख रहे हैं। एक हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं, जो हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट होता है, ये लगभग एक दूसरे पर ही होता है। थोड़ा सा अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो थोड़ा सा हमको डिफरेंस पता चलता है, ठीक है। तो इसलिए हम ए और बी को एक ही पॉइंट पर मान लेते हैं, जो कि हमारा ए हमारा हो जाता है, ये हो जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट, बी हो जाता है इलास्टिक लिमिट, ठीक है, और सी जो हमारा है ये है हायर, ठीक है, हायर यील्ड पॉइंट होता है हमारा, उच्च पराभव बिंदु। डी जो हमारा है लोअर यील्ड पॉइंट है। सी से डी तक जो हमारा है ये जो है इसको हम यील्ड रेंज बोल देते हैं, ठीक है। और जो ई हमारा इसको मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, ठीक है, अधिकतम प्रतिबल बिंदु बोलते हैं। ई को हम अधिकतम प्रतिबल बिंदु बोलते हैं, जहाँ तक हमारा अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट बोल देते हैं। और जो एफ हमारा है ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है, ठीक है। फ्रैक्चर पॉइंट मतलब क्या होता है कि जहाँ तक खींचने के बाद, ठीक है, माइल्ड स्टील कोई भी माइल्ड स्टील है, जहाँ तक खींचने के बाद वो फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, उसको हम क्या फ्रैक्चर पॉइंट बोल देते हैं। और ये भंजक क्या है, सॉरी ये जो पराभव पॉइंट होता है, ठीक है, जब यहाँ से कोई जैसे क्या रहा इसको हम खींच रहे हैं, इसमें यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक तो ये इलास्टिक हुआ, इसके बाद क्या होता है ये ऑटोमेटिक अपने आप बिना खींचे इसमें ये बढ़ने लगता है, सी से डी तक अपने आप बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इसी को हम बोल देते हैं क्या, यील्ड रेंज बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसमें फोर्स लगाते हैं तो ये बढ़ता है, कुछ दूरी तक बढ़ता है, मैक्सिमम स्ट्रेस तक बढ़ेगा, तो एफ पॉइंट तक जाते जाते टूट जाता है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील फॉर माइल्ड स्टील, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसको आप याद रखिएगा, ये कौन कौन से पॉइंट होते हैं, ये एग्जाम में आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टीमेट स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को FOS ही बोल देते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है। अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है,
अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब अंतिम प्रतिबल, ठीक है। अंतिम प्रतिबल क्या होता है हमारा, इसमें देखते हैं कि जिस भार पर, ठीक है, जिस भार पर पदार्थ ठीक टूटने की स्थिति में, जस्ट फ्रैक्चर की स्थिति में होता है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, हमारा कोई मटेरियल है, ये हमारी कोई रॉड है, ठीक है, रॉड को हम खींचते हैं तो जिस भार पर क्या होगा, ये पदार्थ ठीक टूटने की ही वाला होगा, ठीक है। जैसे खींच रहे हैं इसको, ये ठीक टूटने ही वाला, ये क्या हुआ, निकल गया, मतलब कि ये मान लीजिए टूट गया, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, स्थिति में होता है, तो इसे ही क्या कहते हैं हम, अंतिम भार कहते हैं। वह लास्ट, ठीक है, लोड जिस पर कोई पदार्थ टूटने ही वाला होता है उसको हम अंतिम स्ट्रेस बोल देते हैं, ठीक है। अंतिम प्रतिबल या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस बोल देते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस पर क्या होता है हमारा, ये हो जाता है अंतिम तनाव भार, ठीक है। अल्टीमेट टेंसाइल लोड अपॉन में क्या हो जाता है हमारा, एरिया ऑफ सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्शन किसका होगा, इसको हम W से डिनोट करेंगे तो ये हमारा ए हो जाएगा। एरिया किसका होगा, ये हम इसका कर रहे हैं, इसको खींच लेते हैं, ठीक है। तो इसके एरिया से क्या करेंगे हम, जो हमारा अल्टीमेट टेंसाइल लोड होगा, इस पर जितना टेंसाइल लोड लग रहा है लास्ट तक, ठीक है, इसमें इसके एरिया से डिवाइड करेंगे, जो हमारा निकल के आएगा वही क्या होता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा होगा अल्टीमेट स्ट्रेस। नेक्स्ट जो है वो है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, ये हमारा होगा अल्टीमेट स्ट्रेस। अब हो गया हमारा वर्किंग स्ट्रेस, मतलब कि कार्यकारी प्रतिबल बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं कार्यकारी प्रतिबल। मतलब क्या होता है हमारा वर्किंग स्ट्रेस, क्या होता है कि कार्य करते समय, ठीक है, कार्य करते समय किसी पदार्थ या अवयव पर, मान लेते कोई किसी पदार्थ पर सुरक्षा की दृष्टि से जितना प्रतिबल मान्य होता है, ठीक है, इस पर कितना प्रतिबल मान्य होगा कि ये टूटे ना, ठीक है, कितना ही प्रतिबल लगाएं कि ये टूटे ना कार्य करते समय, ठीक है। कार्य करते समय किसी पदार्थ या अवयव पर सुरक्षा की दृष्टि से जितना प्रतिबल, ठीक है, मान्य होता है, किसी पदार्थ पर कार्य करते समय सुरक्षा की दृष्टि से जितना प्रतिबल मान्य होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, वर्किंग स्ट्रेस बोल देते हैं, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस इसी को बोल देते हैं, ठीक है। इस समय पदार्थ पर जब मतलब कि कार्य करते समय पदार्थ पर क्या लगे भार को सुरक्षात्मक लोड कहते हैं, ठीक है। इस टाइम जो वर्किंग स्ट्रेस के टाइम जो हमारा लोड जनरेट होता है, ठीक है, लोड जो लगता है पदार्थ पर उसको हम सेफ लोड बोल देते हैं, ठीक है, उसको हम सेफ लोड बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्किंग स्ट्रेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी, ठीक है, मतलब कि FOS। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको 4th सेमेस्टर में मिलेगी, जो कि हमारा चैप्टर है RCC जो आप पढ़ेंगे, उसमें पूरी जानकारी FOS होता क्या है, स्टील के लिए कितना होता है, हमारा कंक्रीट के लिए कितना होता है, ये सब पढ़ेंगे। यहाँ पे बस बेसिकली जान लेते हैं कि FOS होता क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो अंतिम प्रतिबल या कार्यकारी प्रतिबल जो हमारा हमने याद किया, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस, इन दोनों का जो रेशियो होता है, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोल देते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को S से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल S से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट क्यों नहीं होती, क्योंकि क्या है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस ये जो होता है रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। ये भी हमारा स्ट्रेस, ये भी हमारा स्ट्रेस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसीलिए क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की कोई यूनिट नहीं होती है। ये हमारा हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम लोड, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा कि वर्किंग स्ट्रेस को क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं, मतलब कि वर्किंग स्ट्रेस के कारण जो लोड हमारा जनरेट होता है उसको क्या करते हैं, हम उसको सेफ लोड कहते हैं। और अल्टीमेट स्ट्रेस के कारण जो हमारा लोड जनरेट होता है उसको हम मैक्सिमम लोड कहते हैं, ठीक है, उस पर मैक्सिमम लोड कहते हैं। तो इसको हम और लिख सकते हैं
कि मैक्सिमम लोड अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सेफ लोड, ठीक है। ये हमारे ये हो गया FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये समझ में आई होप कि समझ में आया होगा आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम थर्मल स्ट्रेस या फिर जो हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि उसके जो फार्मूला होता है उसको कैसे डिराइव करते हैं, उसके वो देख लेते हैं। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे क्या होता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात की जो यांत्रिक गुण होते हैं उसको इसके बाद पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि तापीय प्रतिबल, ठीक है, तापीय प्रतिबल इसको बोलते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। ये हमारा है। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या होता है थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस होता क्या है, जैसे क्या हुआ कोई हमारा मेटल है, ठीक है, कि कोई छड़ है, उसमें जब तापांतर के कारण जो, ठीक है, ताप देने के कारण जो उसमें प्रतिबल उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तापीय प्रतिबल। मतलब कि किसी छड़ में तापांतर के कारण उत्पन्न प्रतिबल को या फिर किसी छड़ में ताप देने पर उसमें जो प्रतिबल उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, तापीय प्रतिबल या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेस बोल सकते हैं, ठीक है। जबकि दोनों सिरा, ठीक है, ये कब लागू होगा तापांतर के कारण, जबकि दोनों सिरा, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई छड़ है, ये कोई रॉड है, इसको दोनों तरफ से क्या करते हैं, ग्रिप कर देते हैं, ठीक है। ग्रिप कर देंगे मतलब कि इसको दोनों तरफ से जकड़ देते हैं, तब इस पर ये लागू होगा हमारा थर्मल स्ट्रेस की ये डेफिनेशन, ठीक है, कि तापांतर किसी छड़ पर तापांतर के कारण उत्पन्न प्रतिबल को ही क्या कहते हैं हम, तापीय प्रतिबल या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसको डिराइव कैसे करते हैं, इसके फार्मूले को, ठीक है। पहले तो इसका फिगर हम देख लेते हैं कि ये क्या है, दोनों ओर से फिक्स है, ठीक है। ये कोई बार है हमारा, ये नीचे से लैंप लगाया गया है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया लैंप, ठीक है। ये हमारा बार हो गया, ये लैंप हो गया, ये कोई हाँ ठीक है, ये कोई फोर्स लग रहा है इधर से और ये कोई फोर्स लग रहा है इधर से F, और ये हमारा क्या होगा, ग्रिप किया गया, ठीक है, मतलब कि जकड़ा गया है। ये लैंप हो गया, बार हो गया, ये फोर्स हो गया, ये ग्रिप्ड किया हुआ है, मतलब कि दोनों तरफ से जकड़ा गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये मेटालिक बार हमारा होगा, ध्यान रखिएगा, मेटालिक बार, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने फिजिक्स में कक्षा 11-12 में पढ़ा था, जो हीट चैप्टर था हमारा ऊष्मा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो होता है, ठीक है, चेंज इन लेंथ, ऊष्मा के कारण जो परिवर्तन होता है उसको डेल्टा L इक्वल टू L अल्फ़ा T, ये हमने कक्षा 11-12 में ही पढ़ा था, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा क्या है, L क्या है, L हमारा है किसका, जो बार हमारा उसका लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ बार हो गया। अल्फ़ा क्या हो गया, ये हमारा लेंथ ऑफ L जो हो गया, लेंथ ऑफ बार हो गया। अल्फ़ा क्या हो गया हमारा, अल्फ़ा हो गया हमारा रेखीय प्रसार गुणांक, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमारा क्या होगा, अल्फ़ा हो गया। टी क्या होगा हमारा, टेम्परेचर डिफरेंट, ठीक है, तापांतर T हो गया। L हमारा हो गया, वंस रिपीट, L जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया हमारा, लेंथ ऑफ बार हो गई, ठीक है, ये L लेंथ की बार हो गई, ठीक है।
अल्फ़ा क्या होगा, रेखीय प्रसार गुणांक, मतलब कि क्या हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और टी जो हमारा हो गया, ठीक है, ये टेम्परेचर डिफरेंस मतलब कि तापांतर हमारा होता है, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं जो इसमें जो तापीय विकृति उत्पन्न होती है, मतलब कि टेम्परेचर स्ट्रेन जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर स्ट्रेन, जिसमें टेम्परेचर स्ट्रेन जनरेट होगा, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा स्ट्रेन क्या होता है जनरली E इक्वल टू डेल एल अपॉन एल, ठीक है। डेल्टा एल यहाँ से क्या है हमारा एल अल्फ़ा टी अपॉन एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा अल्फ़ा टी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा टी हमारा E इक्वल टू अल्फ़ा टी आ गया, ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर स्ट्रेन हो गया। अब टेम्परेचर स्ट्रेस ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर स्ट्रेस क्या जनरेट होता है, ठीक है। स्ट्रेस इक्वल टू हमारा क्या होता है, सॉरी ये स्मॉल पी होता है, या फिर सिग्मा लिख सकते हैं। स्ट्रेस जो हमारा होता है ई इंटू कैपिटल ई, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, मतलब कि स्ट्रेन इंटू क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेन हमारा यहाँ से क्या आया अल्फ़ा इंटू टी, और ई क्या है ई एज इट इज हमारा यहाँ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टेम्परेचर स्ट्रेस जो होता है। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अगर छड़ को क्या करते हैं ग्रिप कर देते हैं, जब छड़ ग्रिप किया होता है, ये बिना ग्रिप किए है, अगर जब छड़ को ग्रिप कर देते हैं तो क्या होगा, ठीक है, जब छड़ को ग्रिप द्वारा लगाया गया फोर्स, जब छड़ पर, ये छड़ है इसको ग्रिप किया गया है, ग्रिप द्वारा कुछ फोर्स इस पर जनरेट होगा, ठीक है। जब वो फोर्स लगता है तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा प्रतिबल इंटू एरिया, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं हम कि हमने क्या पढ़ा था, P इक्वल टू प्रतिबल इक्वल टू एफ अपॉन ए, यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा P इंटू ए, मतलब कि स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस अभी हमने पढ़ा अल्फ़ा टी इंटू ई स्ट्रेस पढ़ा और इंटू एरिया हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फोर्स, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि जब छड़ पर जकड़ द्वारा फोर्स लगाया गया है, तो ये हमारा हो गया। और यदि जो जकड़ लगाया गया, इस पर जो जकड़ा गया है इसको, ठीक है, जो इसको ग्रिप्ड किया गया है, उसकी लंबाई डेल एल क्या हो रही है ढीली हो जा रही है। यदि जकड़ ठीक है, जकड़ डेल लंबाई क्या हो जा रही है ढीली हो जा रही है, ठीक है, डेल लंबाई क्या हो रही है ढीली हो जा रही है। तो क्या होगा लंबाई में जो परिवर्तन डेल एल, ठीक है, लंबाई में जो परिवर्तन आएगा वो आ जाएगा एल अल्फ़ा टी माइनस डेल, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, ठीक है। और तब यहाँ से क्या हमारा होगा तापीय जो टेम्परेचर स्ट्रेन, तापीय स्ट्रेस मतलब कि विकृति जनरेट होगी, टेम्परेचर स्ट्रेन, ठीक है। टेम्परेचर स्ट्रेन जो जनरेट होगा वो हमारा क्या होगा E इक्वल टू क्या हो जाएगा एल अल्फ़ा टी माइनस डेल अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और ये हमारा इसको जो अलग अलग करेंगे तो ये हमारा अल्फ़ा टी बचेगा माइनस डेल अपॉन एल बच जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा टेम्परेचर स्ट्रेन, और टेम्परेचर स्ट्रेस इसी तरह हमारा हो जाएगा टेम्परेचर स्ट्रेस जो इसमें जनरेट होगा। स्ट्रेस हमने क्या पढ़ा अल्फ़ा टी इंटू ई, ठीक है, अल्फ़ा टी इंटू ई हमने स्ट्रेस पढ़ा, तो P इक्वल टू ई इंटू ई होता, ई हमने क्या पढ़ा अल्फ़ा टी माइनस डेल अपॉन एल क्या पढ़ा हमने स्ट्रेन पढ़ा, और ये जो हमारा इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई ऐसे एज इट इज रहेगा। यहाँ से हमारा ये का क्या इक्वेशन, ये 5th 6th और ये 7th, ठीक है, 7वां इक्वेशन ये हमारा बन गया। अब जो एक इक्वेशन हमारा आता है
कि जकड़ द्वारा लगाया गया फोर्स, ठीक है। हमने बिना जब जकड़ द्वारा लगाया गया फोर्स को नहीं काउंट करते हैं तो हमारा क्या क्या निकला, पहला निकला हमारा टेम्परेचर स्ट्रेन, दूसरा निकला हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस, ठीक है, और तीसरा हमारा क्या निकला, फोर्स, ठीक है। अब जब जकड़ की लंबाई क्या हो रही है, ढीली हो जा रही है, जकड़ द्वारा जो लंबाई है वो ढीली हो जा रही है, तब हमारा क्या निकला, यहाँ से देखते हैं टेम्परेचर स्ट्रेन निकला फर्स्ट, टेम्परेचर स्ट्रेस निकला सेकेंड, अब थर्ड जो हमारा है क्या निकलता है फिर फोर्स, तो थर्ड भी यहाँ पे हमारा क्या निकला, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ई ए होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, तो स्ट्रेस हमारा क्या है अल्फा टी माइनस डेल अपॉन एल इंटू पी इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हमारा फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे हो गए क्या, टेम्परेचर स्ट्रेस, ठीक है, टेम्परेचर स्ट्रेस ये हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो आएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इन फार्मूलों का यूज किया जाएगा, जैसे ये हमारा हो गया, ये स्ट्रेन हो गया, टेम्परेचर स्ट्रेन हो गया, टेम्परेचर स्ट्रेस हो गया, ये फोर्स का भी कहीं कहीं हमको यूज मिल जाता है किस में, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेम्परेचर स्ट्रेन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर स्ट्रेसेस इन क्या होता है, कंपाउंड बार, संयुक्त छड़ जो होते हैं उसमें टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, बस फार्मूला हम जनरली देख लेते हैं जो कि हमारा यूज होता है, ठीक है। फार्मूला जो इसका होता है हमारा वो होता है PS अपॉन ES प्लस PB अपॉन EB इक्वल टू क्या हमारा हो जाता है, T इंटू अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा एस। PB क्या है हमारा, स्ट्रेस किसमें, स्टील में, दो हमारे कंपाउंड बार है, कौन कौन से, किस मेटल के, एक स्टील दूसरा ब्रास, ठीक है, एक स्टील इस्पात दूसरा तांबा का है, पीतल का है। तो PS हमारा स्ट्रेस इन स्टील और PB स्ट्रेस इन ब्रास, और इलास्टिक मॉडुलस मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस स्टील का ये हमारा ES हो गया, और जो ब्रास है उसका इलास्टिसिटी मॉडुलस EB हो गया। T टेम्परेचर स्ट्रेस अल्फ़ा बी और अल्फ़ा एस कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ब्रास का और स्टील का, ये हमारा फार्मूला होता है कंपाउंड बार, ठीक है, टेम्परेचर स्ट्रेस इन कंपाउंड बार, ठीक है, ये हमारा ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बार ऑफ बेयरिंग सेक्शन, ठीक है, विभिन्न काट वाली छड़ें। अगर विभिन्न काट वाली छड़ें हैं तो उनमें जो डेल्टा एक्स हमारा चेंज इन लेंथ होता है वो कितना होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे क्या हुआ, ये हमारी कोई बार है, ये एक बार हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी हो गई, चौथी कुछ ये हो गई, ठीक है। और क्या हो रहा है, इस पर कुछ फोर्स F लग रहा है, इधर भी फोर्स F लग रहा है, ठीक है। इसका जो एरिया हो गया A1, इसका A2, इसका A3, इसका A4, ठीक है, ये इसका क्या होगा, एरिया हो गया। और इसकी जो लंबाई हो गई L1, इसकी L2, इसकी L3 और इसका L4, ठीक है, ये इतना हमारा हो गया। ये सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, ये हमारा हो गया कई मतलब कि आकार के छड़ हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देख लेते हैं कि माना छड़ के भागों की लंबाइयाँ L1, L2, L3 और L4 है, जैसा कि हमने फिगर में डिनोट शो कर दिया है, ठीक है। तब क्या होगा, इसकी जो कुल लंबाई होगी, ठीक है, कुल लंबाई में जो इसकी परिवर्तन होगा फोर्स लगाने के बाद, ये हमारा कितना होगा,
डेल एल बराबर डेल L1 डेल L2 प्लस डेल L3 प्लस डेल L4, मतलब कि जो इसमें चेंज होगी प्लस इसमें जो चेंजिंग होगा प्लस इसमें जो चेंजिंग होगा प्लस इसमें जो चेंजिंग होगा, सबको ऐड कर लेंगे तो इसमें पूरी लंबाई में क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है। और माना छड़ के भागों के पदार्थ, ठीक है, छड़ के भागों के जो पदार्थ है, ये मान लेते हैं स्टील है, ये अदर मटेरियल को, ये अदर मटेरियल है और ये अदर मटेरियल है, मतलब कि अलग अलग मटेरियल की क्या है, ये बार का कंपोजिशन है। ठीक है। जब ये अदर मटेरियल के होंगे तो इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, ठीक है, इसकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी वो भी सबकी चेंज होगी। ठीक है। अदर मटेरियल, सॉरी डिफरेंट मटेरियल लिख देते हैं यहाँ पे, अदर के स्थान पे इसको हम डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए क्या होगा, E1 अलग होगा और E2 मतलब कि A1 के लिए E1, A2 के लिए E2, A3 के लिए E3 और A4 के लिए E4 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, हमारा डेल L1 क्या हो जाएगा, FL1 अपॉन A1 E1। हमने क्या पढ़ा था कि चेंज इन लेंथ इक्वल टू FL अपॉन AE। ठीक है, FL अपॉन AE पढ़ा था, लेकिन जब अलग अलग चेंज है, क्या लेंथ अलग है, इसका एरिया अलग है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग है, तो इसके लिए अलग अलग हो जाएगा। FL1 L2 मतलब कि FL1 अपॉन A1 E1। फोर्स हमारा सेम है इसलिए फोर्स सेम रहेगा। इसी प्रकार डेल L2 हमारा हो जाएगा FL2 अपॉन A2 E2। इसी प्रकार हमारा हो जाएगा डेल L3 क्या हो जाएगा, FL3 A3 E3। इसी प्रकार क्या हो जाएगा डेल L4 क्या हो जाएगा हमारा, FL4 A4 E4। ठीक है, ये हमारा जाएगा। इसलिए इसी प्रकार समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। तो 1 में क्या करेंगे, डेल L1 L2 L3 और L4 की वैल्यू रखेंगे तो हमें टोटल चेंज इन लेंथ पता चल जाएगा। तो डेल L क्या हो जाएगा हमारा, FL1 अपॉन A1 E1 प्लस FL2 अपॉन A2 E2 प्लस FL3 अपॉन A3 E3 प्लस FL4 अपॉन A4 E4। ठीक है, ये हमारा अगर मटेरियल चेंज है तो उनके लिए चेंज इन लेंथ ये हमारा हो जाएगा। और अगर सेम मटेरियल की है पूरा, ये जो पूरी हमारा जो दिख रहा है चित्र फिगर, ये सेम मटेरियल्स का, ठीक है, सेम मटेरियल्स, ठीक है, अगर सेम मटेरियल का होगा तो क्या होगा, हमारा E1 E2 E3 और E4 बराबर होगा। हमारा क्या हो जाएगा, E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर E4 बराबर E। ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा L या डेल L देख लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहीं से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। E को केवल चेंज कर देंगे, बाकी सब वही रहेगा। FL1 लेंथ हमारा सबका चेंज है ही, अगर लेंथ सेम रहता तो केवल L लिख देते, लेकिन लेंथ क्या है, चेंज हमारा मटेरियल सेम है, इसलिए FL1 A1 E प्लस FL2 A2 E प्लस FL3 A3 E प्लस FL4 A4 E। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अगर हम F अपॉन E कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, कॉमन करने के क्या बचेगा, L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L4 अपॉन A3 अपॉन L3 अपॉन A3 प्लस L4 अपॉन A4। ये हमारा हो जाएगा डेल L की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा हो गया। कभी कभी क्या होता है हमारा कि जो होता है फोर्स भी चेंज होता है, तो फोर्स हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे हो गए, क्या हमारा हो गया, ये बार ऑफ बेरिंग सेक्शन, मतलब कि विभिन्न काटारी छड़ों में जो हमारा चेंज इन लेंथ होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारा हो गया। और जो लास्ट हमारा टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, उसका भी हम देख लेते हैं, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है, इसका हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं, बाकी आप नोट्स से लिख लीजिएगा।
अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसका जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर का जो हमारा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, इसका जो लास्ट टॉपिक है इसको भी देख लेते हैं, जो कि हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। ठीक है, एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं कि जो माइल्ड स्टील होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखिए। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है माइल्ड स्टील की। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, माइल्ड स्टील। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील मतलब कि मृदु इस्पात के यांत्रिक गुण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला जो इसमें आता है कि ये जो माइल्ड स्टील होते हैं इंजीनियरिंग वर्क्स में, ठीक है, इंजीनियरिंग कार्यों में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है इंजीनियरिंग कार्यों में वो हमारा माइल्ड स्टील ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड जो इसमें आता है वो इसमें जो कार्बन की मात्रा थी, ठीक है, कार्बन की जो प्रतिशतता इसमें होती है वो 0.15 से, कार्बन कितना होता है 0.15% से कितना 0.25% इसमें होता है। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट इसका आता है कि इसके जो ब्रिनल कठोरता, ठीक है, हमने आपको बताया था कि हार्डनेस टेस्ट के लिए, हार्डनेस फाइंड करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो इसकी जो माइल्ड स्टील की जो ब्रिनल हार्डनेस होती है, ठीक है, वो कितना होता है 130 होता है। ठीक है, इसकी जो ब्रिनल हार्डनेस, ब्रिनल हार्डनेस इसका जो होता है वो 130 लगभग होता है। ठीक है, और इसका जो फोर्थ पॉइंट आता है इसमें इसके क्या होता है, या आसानी से फोर्जन और वेल्ड किया जा सकता है। वेल्डिंग आप देख रहे हैं कई जगह देखे होंगे वेल्डिंग करते हुए। तो जो माइल्ड स्टील होता है ये मतलब कि आसानी से इसको वेल्ड किया जा सकता है। ठीक है, फोर्जन एंड वेल्ड किया जा सकता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो इसका आता है, फिफ्थ पॉइंट जो है इसमें पानी की, ठीक है, इसको टेम्पर्ड, ठीक है, तथा हार्डन नहीं किया जा सकता। इसकी भी ये प्रॉपर्टी है कि इसको जो टेम्पर पानीकृत या फिर हार्डनेस कठोरीकृत नहीं किया जा सकता। ये जो हमारा माइल्ड स्टील होता है, ये हमारा पाँचवा पॉइंट हो गया। ठीक है, जो छठवां पॉइंट आता है कि माइल्ड स्टील में, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो छठवां पॉइंट हमारा आता है कि माइल्ड स्टील में कौन कौन से गुण विद्यमान होते हैं। इसमें कठोरता होता है, कड़ापन टफनेस होता है, और प्रत्यास्थता होता है, इलास्टिसिटी मतलब, और तन्यता डक्टिलिटी हमारा हो गया, मशीनेबल मतलब कि मशीनेबिलिटी। ये सारे क्या होते हैं जो प्रॉपर्टीज होते हैं ये हमारे माइल्ड स्टील में होते हैं। ठीक है, ये हमारा छठवां पॉइंट हो गया। अब सातवां पॉइंट देख लेते हैं हम। ठीक है, सातवां पॉइंट क्या है इसका कि इसका जो रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो इसका होता है ये लगभग कितना होता है 11.4 × 10⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये इसका लीनियर मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। सातवां ये हो गया। आठवां जो होता है इसका जो यंग मॉडुलस, ठीक है, यंग मापांक जो होता है, और कर्तन मापांक। ठीक है, आठवां जो है इसका यंग मापांक मतलब कि यंग मॉडुलस ई, और कर्तन मापांक मतलब कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी। ठीक है, ये कितना होता है, ये लगभग होता है 2.03 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लगभग में होता है। ठीक है, और जो कर्तन मापांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो लास्ट और 9वां पॉइंट आता है। ठीक है,
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में ये क्या है कि इसका जो माइल्ड स्टेट का जो गलनांक होता है, ठीक है, गलनांक जो होता है ये हमारा होता है 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो इसका घनत्व होता है डेंसिटी, ये कितना होता है 7700 kg पर मीटर क्यूब, ये इसका घनत्व हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर जो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसका जो थ्योरी पार्ट है और जो डेरिवेशन पार्ट है ये ख़त्म होता है, बचता है इसका क्या, न्यूमेरिकल पार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ, कुछ इसके न्यूमेरिकल देख लेंगे, ठीक है। ये हमारा चैप्टर वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।